लेकिन हम एक बात कैसे बोल रहे हैं, देखा नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, अब शुरू करते नहीं, अब ना पीछे जाए। हेलो एंड वेलकम टू पीएफ क्लासेस। आप सभी को मैं पिछले क्लास में जीव में जनन के बारे में मैंने बताया था। अब उसके आगे मैं शुरू करता हूं, तो एक बार चर्चा कर देता हूं थोड़ा सा कि मैंने क्या बताया था। तो मैंने बताया था कि जीव क्या होते हैं, जीव के बारे में बताया था। फिर वो ये भी बताया था कि जनन क्या होता है। फिर मैंने बताया था जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि के बारे में। तो जीव किसे कहेंगे? तो जिनमें श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, परिवहन और कोशिकीय संरचना हो उसे कहते हैं हम लोग जीव। फिर जनन, जनन क्या होता है? तो जब जीव अपने समान ही नए और छोटे जीव उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। सभी जीव जनन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, इसलिए जनन करते हैं ताकि भविष्य में उनका अस्तित्व बचा रहे, उनके मरने के बाद भी उनके संतान इस पृथ्वी पर रहे। फिर जीवन अवधि मैंने बताया था। जीवन अवधि क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को, मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सभी जीवों की जीवन अवधि समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था आप लोगों को जनन की विधियां, जनन की दो विधियां होती हैं मेन, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज मैं अब अलैंगिक जनन की जो अलग अलग विधियां हैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। अलैंगिक जनन की देखिए कुछ अलग अलग विधियां क्या क्या है। पहला है ये विखंडन है, खंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्धान है। इसके अलावा कुछ जनन संरचनाएं बनती हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। सबसे पहली जो विधि है वह क्या है? सबसे पहली विधि है विखंडन। ठीक है, सबसे पहली क्या है जी? विखंडन। और इसी विखंडन को हम लोग द्विखंडन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे ही बोला जाएगा द्विखंडन। ठीक है, विखंडन या द्विखंडन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। अब वास्तव में इसके नाम में ही इसकी विधि छुपी हुई है। इसमें क्या होता है कि जनरली कोई एक जीव होता है जिसके अंदर केंद्रक भी हो। अब क्या होता है कि इस जीव में पहले वृद्धि होती है, जीव जो है ये थोड़ा सा वृद्धि करेगा, पहले से बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद जो इसका केंद्रक होता है, ये देखिए केंद्रक, ये इसका केंद्रक है मान लीजिए, तो इसके केंद्रक में भी वृद्धि हुई होगी। उसके बाद क्या होता है? इसका केंद्रक विभाजित होता है, और सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होकर के जो एक केंद्रक है वह दो केंद्रक बना लेता है। अर्थात पहले जो एक केंद्रक था अब ये बन जाएगा कितना? अब बन जाए कितना केंद्रक? दो केंद्रक। अब दो केंद्रक बन गया, एक ये और एक ये। अब दोनों केंद्रक होने के बाद, बनने के बाद क्या होती है कि ये कोशिका फिर से विभाजित होती है। कैसे विभाजित होगी वो फिर से मैं इस इमेज को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यह मान लीजिए कि कोशिका थी, इसका यह केंद्रक था। ठीक है, क्या होगा? पहले इस कोशिका में वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद इसका जो केंद्रक होगा, इसका जो एक केंद्रक होगा यह पहले विभाजित होगा, और जो एक केंद्रक था यह विभाजित होकर के अब दो केंद्रक बना लेगा। एक केंद्रक विभाजित होकर कितना केंद्रक बनाएगा? दो। और दोनों केंद्रक आधे आधे कोशिका द्रव्य के साथ अलग हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये इधर से लेकर के अपना अलग हो जाएगा, ये इधर से लेकर के अलग हो जाएगा। तो पहले जो एक जीव था अब इससे बन जाएंगे टोटल कितने जीव? दो जीव बन जाएंगे। एक नीचे एक ये और एक ये, टोटल दो जीव बन जाएंगे। तो चूंकि एक जीव से दो जीव बने हैं इसलिए इसे कहते हैं हम लोग द्विखंडन या फिर बाइनरी फिशन, या इसे हम लोग विखंडन भी कहते हैं। ठीक है, इसका विखंडन का उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण है अमीबा। मैंने आपको बताया था कि उदाहरण याद रखना है। ठीक है, अमीबा होता है, या फिर ईस्ट भी है, ईस्ट में भी ऐसा होता है। इस चीज को आप और एक चित्र से देख सकते हैं, यहां मैंने लगा दिया जी। देखिए यहाँ पे द्विखंडन। तो द्विखंडन में देखिए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए ये कैसे हो रहा है। देखिए एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई ये जीव होगा, ये ऐसे ये अमीबा होगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा है ऐसे ब्लैक में, तो मैं क्या करता हूँ रेड से खींच देता हूँ। देखिए ये इसका केंद्रक होगा, बाकी और सब ये कोशिका द्रव्य होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? ये फैलता है, एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड किया तो देखिए एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर।
तो इसे कहेंगे हम लोग फिशन। अच्छा, ये मुकुलन भी जो ईस्ट होता है इसमें मुकुलन भी होता है और विखंडन भी होता है, इसे हम लोग विखंडन भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक मैं दूसरा इमेज आपको लाता हूं दिखाने के लिए। देखिए इसमें हाँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे एक अमीबा था। इस अमीबा में देखिए ये इसका केंद्रक है। ये केंद्रक पहले दो भागों में बंट गया और दोनों भागों में बंटने के बाद केंद्रक आधा आधा कोशिका द्रव लेकर के अलग हो गया। तो जो यहाँ पे पहले एक अमीबा था, अब यहाँ नीचे आकर के देखिएगा कितना अमीबा हो गया है, 2 अमीबा हो गया है। और यह जिस विधि द्वारा हुआ इसे ही हम लोग कहते हैं विखंडन। विखंडन अर्थात बाइनरी फिशन। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला तरीका क्या है जी, पहला है विखंडन। ठीक है, अब दूसरे तरीके की हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा तरीका है वह है खंडन। दूसरा विधि कौन सा था, तो दूसरा विधि था खंडन। खंडन को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा विधि कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। ये जनरली क्या होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है। देखिए ये मान लीजिए कि स्पाइरोगाइरा है, ये स्पाइरोगाइरा। अब इसमें स्पाइरोगाइरा में क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा। अभी स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। अब स्पाइरोगाइरा में क्या होगा कि मान लीजिए कि बीच से कट गया, तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया ना, तो ये एक अलग जीव बना लेगा और ये एक अलग जीव बना लेगा। तो पहले जो एक जीव था, एक स्पाइरोगाइरा था, पहले जो एक स्पाइरोगाइरा था, अब कितने स्पाइरोगाइरा बन जाएंगे, तो अब बन जाएंगे 2 स्पाइरोगाइरा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें केंद्रक पहले विभाजित नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें जो पूरा जीव ही था वो 2 भागों में बट गया है, तो इसे कहेंगे हम लोग खंडन। खंडन और द्विखंडन दोनों 2 चीजें हैं। द्विखंडन में पहले केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और दोनों केंद्रक आधे आधे कोशिका द्रव्य के साथ अलग हो जाता है। जबकि खंडन में क्या होता है, खंडन में जैसे स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिक जीव है, ये 2 भागों में कट जाएगा तो दोनों अलग अलग विकसित हो जाएंगे और इस तरह से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग खंडन। खंडन के बारे में मैंने तीसरा बताया था। जो तीसरा विधि है यह है मुकुलन। क्या है, तो तीसरा विधि जो है वह मुकुलन है। मुकुलन को बडिंग कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग बडिंग। जैसे ये ईस्ट में भी होता है, ये देखिएगा, ये मान लीजिए कि मैंने एक चित्र बना दिया, ये ईस्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये केंद्रक वगैरह है और बाकी सब चीजें संरचनाएं हैं। ईस्ट में क्या होगा, सबसे पहले इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूं। इसमें देखिए क्या वृद्धि होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये ईस्ट था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक मुकुल जैसी संरचना बनेगी, ऐसे छोटी सी कलिका बनेगी, ठीक है। इसी छोटी सी कलिका बनेगी, आगे यह जो कलिका होगी यह वृद्धि करती जाएगी। अब जो ये छोटी सी कलिका थी, ये कलिका में क्या होगा, इस कलिका में देखिए क्या होगा, तो इस कलिका में वृद्धि होगा और ये कलिका ऐसे वृद्धि करती जाएगी, ठीक है। वृद्धि करती जाएगी, वृद्धि करती जाएगी और वृद्धि करने के बाद ये वृद्धि कर गई, अंततः क्या होगी कि ये ईस्ट अपना रह जाएगा इसके साथ और ये कलिका वृद्धि करके एक अलग जीव बना लेगी। इस तरह से जो शुरू में एक ईस्ट था, ये ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। जो एक ईस्ट था, यहाँ पे देखिए ईस्ट कितना है, 1, और लास्ट में ये वृद्धि करते करते 2 ईस्ट बना लेगा। और ये जो जनन की विधि है यह कहलाती है मुकुलन। यह भी अलैंगिक जनन की ही विधि है। इसमें सबसे पहले एक बल्ब यानी एक मुकुल बनता है, एक छोटी सी बट जैसी संरचना बनती है जो धीरे धीरे वृद्धि करती है, वृद्धि करके बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद वह अपने जो मेन शरीर होता है उससे अलग हो जाती है। इसी तरह का जनन ये मुकुलन द्वारा हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। जो तीसरा विधि 3 हो गया, तो एक चौथा का भी हम लोग बात कर लेते हैं, वह था पुनरुद्भवन, ठीक है। अब पुनरुद्भवन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पुनरुद्भवन को बोलते हैं हम लोग रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, वास्तव में किसी जीव के एक छोटे से हिस्से से नए जीव का निर्माण हो जाता है और इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है प्लेनेरिया। जैसे इस प्लेनेरिया को देखेंगे,
ये प्लेनेरिया, इस तरह का कुछ जीव होता है, इस तरह का इसकी संरचना होती है। ये सही से नहीं बन रहा है, ऐसी संरचना होती है। अब इस मान लीजिए इस प्लेनेरिया को यहां से काट दें और यहां से काट दें, तब क्या होगा, यहां से काट दिया और यहां से, अब इसका ये वाला जो खंड है, ठीक है, इसका जो ये वाला खंड है और ये खंड है, एक फिर ये है और एक ये खंड है, ये भी वृद्धि कर जाएगा, ये भी वृद्धि कर जाएगा और ये भी वृद्धि कर जाएगा। तीनों उसका खंड वृद्धि करके 3 नए जीव का निर्माण कर लेगा। देख रहे हैं आप, एक जीव था उसको काटे 3 जगह से, तीनों अलग अलग जीव बन गया। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। और इसी तरह से पुनरुद्भवन द्वारा आप देखते होंगे छिपकली की जो पूंछ कट जाती है फिर दोबारा निकल आती है, या ऐसे ही जो केकड़ा होता है, केकड़ा की अगर टांग टूट जाए तो फिर नया टांग आ जाता है, वह इसी विधि द्वारा होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ ही है पुनः उद्भव हो जाना, पुनः उत्पन्न हो जाना। तो किसी जीव के शरीर में इस विधि द्वारा टूट फूट की मरम्मत भी हो जाती है। कई बार उनके अंग कुछ टूट जाते हैं तो टूटने के बाद वो फिर से विकसित हो जाते हैं, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ जनन संबंधित संरचनाएं भी होती हैं। ठीक है, अब जनन संरचनाएं कौन कौन सी होती है उसकी भी चर्चा कर देता हूं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना यह है बीजाणु, और दूसरा है कोनोडिया बोलते हैं उसे, बीजाणु और कोनोडिया। कोनोडिया कहीं लिखता है कहीं कोनोडिया लिखता है, तो बीजाणु और कोनोडिया, ये जो बीजाणु होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु, पहला क्या है जी, चल बीजाणु, और दूसरा है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, बीजाणु को हम लोग स्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, स्पोर बोलेंगे, बीजाणु अर्थात स्पोर, तो स्पोर बनते हैं। चल बीजाणु क्या होता है, मान लीजिए ये है, इसमें केंद्रक है, इसमें ये फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाएगा जिसकी सहायता से ये गति कर पाते हैं। तो चल बीजाणु क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, वे मोटाइल होते हैं, गति करते हैं। जबकि जो अचल बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, और फ्लैजिला नहीं होता है इसलिए वे गति नहीं करते हैं। जबकि कोनोडिया क्या है, तो ये बहुकोशिक संरचना है, इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस चित्र में आप देख पाएंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही बीजाणु है, और ये कौन सा बीजाणु है, चल बीजाणु। सेम टू सेम ऐसा हो, लेकिन क्या हो, सेम ऐसा ही हो लेकिन उसमें ये वाली संरचना नहीं हो, यानी इसमें जो ये फ्लैजिला है वो नहीं हो, गति करने में सक्षम नहीं हो, तो उसे अचल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अचल बीजाणु, ये प्रायः ऐसी संरचनाएं बनती है शैवालों। ये मैंने हाइड्रा का एग्जांपल दिया था कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, देखिए यही कलिका बनती है और यह कलिका वृद्धि करके हाइड्रा से अलग हो जाती है, तो यह क्या कहलाएगा, मुकुलन। अच्छा, एक याद रखिएगा, ये जेम्यूल है। जेम्यूल क्या होता है, तो जेम्यूल द्वारा भी जनन होता है, ये भी याद रखना है आपको, जेम्यूल। और जेम्यूल द्वारा किसमें जनन होता है, तो जेम्यूल द्वारा जनन होता है स्पॉन्जिला में, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। ये इन सभी चीजों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो उसको याद रखना है। जेम्यूल से किसमें जनन होगा, स्पॉन्जिला में। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तभी मैंने बताया था आपको, मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। ठीक है, जो चल बीजाणु होते हैं ये शैवाल में बनते हैं। ठीक है, शैवाल में बनते हैं। जो अचल बीजाणु होते हैं वे कवक में बनते हैं। ऐसे ही ये जो आप देखिएगा तो आप देख पाएंगे यह कोनोडिया है। कोनोडिया बहुकोशिक संरचना है, इसमें देखिए ऐसी ऐसी संरचना होती है, इसे कहते हैं कोनोडिया। तो ये कई तरह की संरचनाएं हैं जिससे अलैंगिक जनन होता है। इन सभी चीजों का मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको अलैंगिक जनन, कि अलैंगिक जनन क्या होता है, तो जनन की वह विधि जिसमें कोई अकेला जीव ही जनन कर सकता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जीव की जरूरत होती है। साथ ही अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं वे अपने माता पिता के समान और समरूप होते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन भी कहते हैं। उनमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, ये बात याद रखना है। फिर अलैंगिक जनन की जो अलग अलग विधियां हैं उसकी चर्चा किया मैंने, विखंडन है, खंडन है, मुकुलन, पुनरुद्भवन और जनन संरचनाएं।
तो विखंडन किसमें होता है? अमीबा, खंडन स्पाइरोगाइरा, मुकुलन ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है। उसके बाद पुनरुद्भवन, ये प्लेनेरिया वगैरह में होता है, प्लेनेरिया है उसमें होता है। जनन संरचनाएं किसमें बनती हैं? तो जनन संरचनाएं अलग अलग मैंने बताया आपको, चौल बेजारू, औचल बेजारू, कोनोडिया। अच्छा, इसमें विखंडन का ही एक और तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं बहुखंडन। क्या बोलेंगे? बहुखंड, जो प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, या कई बार अमीबा में भी। जो अमीबा है, अमीबा के ऊपर एक चारों तरफ से पुटी बन जाती है, या जिसे सिस्ट बोलते हैं हम लोग, पुटी या फिर सिस्ट। और अमीबा है, मान लीजिए यह एक अमीबा है और इसके ऊपर पूरा पुटी बन जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्ट कहते हैं, फिर पुटी कहते हैं। यह क्रिया पुटी भवन कहलाती है। और उसके बाद यह फटता है। जब यह अमीबा फटता है तो इससे बहुत सारे स्पोर निकलते हैं और बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बहुखंडन। ठीक है। और जनरली बहुखंडन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, वही प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, जिससे मलेरिया होता है, उसी की बात हो रही है। तो प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है? बहुखंडन होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम के ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो इनसे ये पूरा अलैंगिक जनन का विधि था, ये तरीका है। इसके अलावा भी अभी और भी संरचनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। तो कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की विधि है। वो कैसे होती है, उसके लिए भी अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। और यहाँ पे यह भी अवेलेबल नहीं है उस चित्र, उसको मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। अच्छा, यहाँ पे है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो बहुत सारी जो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, वो अलग अलग तरह के माध्यमों द्वारा होती है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कमी हो तो उसे भी मेंशन करना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।